मालिक की बेटी मुझे आधी रात को क्यों बुलाती थी। मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थे। मैं मालिक की बेटी का ड्राइवर था। मालिक की बेटी एक बड़ी कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाता था। एक दिन अचानक मालिक और मालकिन एक महीने के लिए दुबई चली गए। अब बस उनकी बेटी और मैं घर में अकेले थे। लेकिन उस समय मेरा सर चकरा गया जब आधी रात को मालकिन की बेटी ने अपने कमरे में बुलाकर मेरे साथ, मेरा नाम सुमित है और मैं पंजाब के एक का रहने वाला हूँ। नौकरी की वजह से मैं दिल्ली आ गया और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिरने लगा। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे गाड़ी चलाना सिखा दिया और उसी दोस्त की वजह से मुझे एक घर में ड्राइवर की नौकरी मिल गई और उधर सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थे। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी का ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता, वापस घर लाता। अक्सर वह शाम को अपने दोस्तों के वहां चली जाती तो उसे ले जाने और लाने का काम मैं ही करता था। एक गांव वाला होने की वजह से मैं सबकी बहुत इज्जत करता था। मैंने कभी मालिक की बेटी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम रुचिका था और वह एक हसीन लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नजर झुकाकर उससे बातें करता था। मेरे लिए वो मालिक और मालकिन एहसानमंद लोग थे। उन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान की थी। मैं मालिक और मालकिन को बहुत ज्यादा सम्मान देता था क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे थे। रुचिका रास्ते भर मुझसे बातें करती थी और मुझे अपनी सारी बातें बताती थी, लेकिन मैं सर हिलाने के अलावा कोई जवाब नहीं देता था। वह तेज थी और क्लास में फर्स्ट आती थी। रुचिका मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मालिक फौरन ही उनकी हर बात मान लेते थे। रुचिका ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने तुरंत उसे नई गाड़ी खरीद कर दी। रुचिका मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम्हारे लिए नई गाड़ी ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया। वह बातों बातों में मुझे हमेशा छेड़ती रहती थी और हमेशा मेरे साथ बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं हमेशा अपनी हद में रहता था। रुचिका जब भी मार्केट जाती तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर ले आती थी। उसे मालूम था कि मेरी बहन की शादी होने वाली है। वह मेरी बहन के लिए भी कुछ न कुछ खरीद दिया करती थी कि वह उसकी शादी में गाँव भिजवा दे। मैं उनकी आदत और व्यवहार से बहुत वाकिफ था, लेकिन मुझे क्या पता था कि वही रुचिका एक दिन मेरे किरदार पर उंगली उठाएगी। छोटी सी उम्र में रुचिका की मंगनी हो गई थी। रुचिका गाड़ी में अक्सर ही फोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती है, जिसमें उनके होने वाले पति का भी कहीं ना कहीं नाम आता है, लेकिन मैं कभी उनकी बात तो सुनने की कोशिश नहीं करता और मैं अपना ध्यान इधर उधर लगाए रहता था। सर्दियों के दिन थे, तभी मालिक और मालकिन को अचानक ही विदेश जाना पड़ा क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो दुबई में रहते थे, उनकी हालत बहुत खराब थी और आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। रुचिका के एग्जाम सर पर होने की वजह से मजबूरन वह दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर में ही छोड़ दिए। मालिक के जाते जाते मुझे यह जिम्मेदारी दे दी कि रुचिका को कॉलेज ले जाने का पूरा जिम्मेदारी के साथ करूं और उसका ख्याल रखूंगा। क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 3 साल होने वाले थे, इसलिए वह लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे। मालिक को अच्छे से पता था कि मैंने कभी नज़र उठाकर भी उनकी बेटी की तरफ नहीं देखा है। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए दुबई चले गए और मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसलिए मुझे बहुत पैसे की ज़रूरत थी। मैं रुचिका को कॉलेज छोड़कर पास के ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता था और वहाँ बैठकर काम सीखता था ताकि खाली वक्त में यह काम भी कर सकूँ। मालिक के यहाँ से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि मैं मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि फिर मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना दिन मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी ही फुर्सत मिल जाती थी क्योंकि रुचिका ज़्यादातर घर में ही रहती थी। देखते देखते ही 1 महीना गुजर गया और मालिक के बड़े भाई मर गए। उस रात मेरे पास रुचिका का फ़ोन आया कि उनका तबीयत ठीक नहीं है और मैं घर के पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़े। उनकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात को इस वक्त मेरा घर के अंदर जाना ठीक नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं रुचिका को अकेला छोड़ भी नहीं सकता था, जबकि वह अपने बड़े पापा की मौत के गम में थी। पूरी रात में उनके साथ ही रहा और उसका ख्याल रखता रहा। वह बुखार से तप रही थी और मैं रात भर उसके पास बैठकर सुबह तक उनकी हालत और कुछ बेहतर हो गई तो मैं वापस अपने क्वार्टर पे चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा। उस दिन के बाद मैं रुचिका
जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। शायद वह अपने मम्मी पापा से दूर रहकर परेशान है, लेकिन मुझे क्या खबर कि हकीकत क्या है। मालिक ने 1 महीना बाद अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरी 2 महीने बाद वह दोनों वापस आए। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। मुझे गंदी गालियाँ देते जा रहे थे और मारते जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इतना गुस्सा है। वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। जब मुझे पता चला तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों से ज़मीन खींच ली हो। रुचिका ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती किया हूँ और वह अब पेट से है। यह बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पे इसलिए नहीं बताया कि मैं उसका नुकसान पहुँचा दूँ। मैंने हैरानी से रुचिका की तरफ देखा जो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। मैं तो रुचिका को बहुत सीधी सादी और मासूम समझता था, लेकिन उसने तो मेरी ही किरदार पर उंगली उठा दिया। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राजी नहीं थे और रुचिका अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह कह रही थी कि जिस रात बड़े पापा मरे थे उसी रात उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन मैं अस्पताल ले जाने की बजाय उनके साथ गलत काम कर बैठा। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया, लेकिन रुचिका ने उन्हें रोक दिया। रुचिका ने अपने पिता से कहा कि ऐसा करने से उसकी इज्जत पर आंच आएगी। उनके पिता मुझे नौकरी से निकाल दिए और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था। इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर थी। मैं मालिक के दिए हुए क्वार्टर में रहता था। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के घर आ गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें रुचिका से कुछ महीने के लिए शादी करना होगा। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो फिर तुम उसे वापस छोड़कर चले जाना। हमने बच्चा गिरवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी डॉक्टर का कहना है कि रुचिका की मौत हो सकती है और मैं अपनी इकलौती बेटी को खोना नहीं चाहता। रुचिका का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया और इससे पहले कि दुनिया में हमारी बदनामी हो, रुचिका को तुम्हारे साथ विदा कर देंगे और तुम इसे अपने साथ अपने गाँव ले जाना। जब बच्चा हो जाएगा तो हम रुचिका को वापस ले आएंगे। मैं जानता था कि यह बच्चा मेरा नहीं है और रुचिका ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं राजी हो गया क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसलिए मैंने रुचिका से शादी करने के लिए हामी भर दी और उसे विदा कर अपने गाँव ले गया। रुचिका बहुत खामोश थी। मैंने भी रास्ते में उससे कोई बात नहीं की। गाँव में भी माँ और घर वाले रुचिका को देख कर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली तो माँ हैरान रह गई और कहने लगी कि इतनी बड़ी बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई और तेरी शादी को लेकर मेरे कितने सपने थे। लेकिन फिर रुचिका को देखकर माँ खुश हो गई। रुचिका खूबसूरत थी। इतनी प्यारी और कम उम्र की बहू देखकर माँ की सारी शिकायतें दूर हो गई और वह रुचिका को मेरे कमरे में ले गई और गांव की औरतों की तरह से सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतज़ाम में लगा और रात को जब कमरे में आया तो रुचिका दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। मैं उसे देखते ही रह गया। वह कोई भी परी से कम नहीं लग रही थी। पहली बार ही मैं अपनी बीवी पर दिल दे बैठा, लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बरकिरदार ठहराया है। मैंने उसके पास बिस्तर पर आकर बैठा तो वह डर के वजह से कांपने लगी। वह अच्छे से जानती थी कि उसने किस तरह शादी की है। मैं उसे कुछ कहता उससे पहले ही वो खुद रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे क्योंकि मैंने उसे हमेशा बहुत खुश देखा था और अच्छा समझा था। रुचिका रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और उसे अपनी गलती का पूरा तरह एहसास था। लेकिन यह सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि कुछ मजबूरी में आकर किया है। मैंने गुस्से वाली निगाहों से रुचि को देखा और उसे साफ साफ कह दिया कि तुमने कितनी भी मजबूरी में यह सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारी इस एक हरकत से मेरी इज्जत तो 2 कौड़ी की भी ना रही। तुम अपने गुनाह को मेरे सर थोप कर आज़ाद हो गई और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों से गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ अपने घर आई औरत के साथ कोई ज़्यादती करूँ। इसलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और जब तुम अपने पाप को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद हो।
मैं खुद तुम्हें तुम्हारी औलाद के साथ तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। मैं सुरुचि को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बैठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी सुरुचि के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों को रोक दिया। वह कहने लगी कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे यहाँ इंतज़ार करना पड़े। ना ही मैंने आपको मालिक के नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और वह आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती चीज़ आपको दे दी है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं शादी के बाद आपको सारी बात सच्चाई बताऊं। सुरुचि की बात ने मुझे हैरान कर दिया। मैं पलटकर सुरुचि का चेहरा देखने लगा। यहाँ मासूमियत छाई हुई थी। वह उस वक्त एक 18 साल की मासूम सी लड़की थी जो ना जाने किस हालत में थी। सुरुचि कहने लगी कि वह पेट से नहीं है, बल्कि उसके पिता ने उससे झूठ कहा है। इसके पिता ने यह सब कुछ मजबूरी में किया है। वह अपने बेटी का जान बचाना चाहते थे। सुरुचि ने मेरे करीब आकर मेरे हाथ को अपने हाथों में थाम लिया, मुझे अपने साथ बेड पर बिठा लिया। सुरुचि वह धीरे धीरे आवाज में कहने लगी सारी सच्चाई, और मैं चुपचाप उसकी बातों को सुनता रहा। सुरुचि कहने लगी कि पापा के पुराने दोस्त अपने बेटे का रिश्ता बचपन से ही उसके साथ तय कर दिए हैं और दोस्त और उनकी पत्नी अच्छे थे, इसलिए सुरुचि के पिता ने उसकी मंगनी अपने दोस्त के बेटे के साथ करवा दी। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ सुरुचि के पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि सुरुचि का मंगेतर दीपक अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होने के वजह से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास ना पैसे की कोई कमी थी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। दीपक के माँ बाप अभी भी अपने बेटे की गलत बात पर कभी नहीं रोकते टोकते थे। जैसे जैसे दीपक बड़ा होता गया वो और भी बिगड़ता चला गया। माँ बाप दुबई गए थे। उस समय दीपक कई बार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एक बार तो शराब के नशे में घर आया और सुरुचि के साथ ज्यादती करना चाहा, लेकिन वह खुद अपने कमरे में बंद होकर खुद को बचाया। जिस रात उसके बड़े पापा मरे थे उससे एक दिन पहले ही दीपक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुरुचि के साथ गलत करने की कोशिश की थी और उसी डर के वजह से सुरुचि को बुखार आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे अपनी बचाव करे। वह अकेलेपन का फ़ायदा वो दोबारा उठाने के लिए घर में घुस सकता है, इसलिए उसने सारी रात मुझे बुलाकर अपने कमरे में रखा था। सुरुचि दीपक से ज़्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप को वापस आते ही उसने सारी बात बता दी थी। मालिक ने दीपक के पापा से बात की थी। वह अपने बेटे को समझी जब सुरुचि की शादी होने ही वाली है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। दीपक के पिता ने यह कहकर बात को ख़त्म कर दी कि दीपक नौजवान है और जज्बात में आकर जोश में होश खो बैठा है। बच्चे हैं, थोड़ा मस्ती तो करते ही हैं। यह सुरुचि अपने मंगेतर के साथ कुछ समय वक्त गुजार नहीं सकती क्या? तभी पापा को एहसास हुआ कि उन्हें कितनी बड़ी गलत का फैसला किया है, क्योंकि दीपक का इतना ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसके पापा ही थे। वह तो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। ऐसे में पापा जैसे भी दीपक के साथ मेरा रिश्ता ख़त्म करने की बात की तो दीपक धमकियों पर उतर आया और साफ साफ कहा कि वह मुझे नहीं छोड़ेगा। पापा मुझे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी उन्होंने बाहर तुम्हें गाड़ी साफ करते देखा और पापा ने बिना सोचे समझे तुम्हें पीटना शुरू कर दिया, ताकि तुम्हें पापा से बताया था कि सारी रात तुम मेरी हिफाजत किए थे, इसलिए पापा उन्होंने फैसला किया कि वह मेरी शादी तुमसे कर देंगे, दीपक से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन दीपक यह शादी इतनी आसानी से नहीं होने देता, इसलिए पापा ने अपने दोस्त को यह बात बताई कि तुमने मेरी इज्जत पर हमला किया है और अब वह पेट से है। इसलिए दोस्त ने खुद ही रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वह एक इज्जतदार घर से थे और ऐसी लड़की को बहू नहीं बनाते जो शादी से पहले ही पेट से हो चुकी थी। इसलिए पापा ने जानबूझकर तुम्हें देखते ही मारना शुरू कर दिया और तुम पर गलत इल्ज़ाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह जानते थे कि तुम्हें पैसे की बहुत ज़रूरत है। पापा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो शादी की शर्त रख देंगे। पापा का तरकीब कामयाब हुआ और जब तुम्हें शहर में कोई काम ठिकाना नहीं मिला तो तुम खुद पापा के पास चले आए और पापा ने शादी की बात रखकर अपना तकलीफ दूर कर दिया। पापा ने मुझे विदा करके इसलिए तुम्हारे गांव भेजा कि उसका बेटा हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। पापा जानते थे कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और सारी सच्चाई जानने के बाद भी मुझे ज़रूर अपनाओगे। पापा पहले ही दिन से कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो और अच्छे किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहे तो मैं यह बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पेट से नहीं हूँ और ना ही किसी मर्द ने मुझे कभी हाथ लगाया है। बहुत मजबूरी में पापा ने मुझे तुम्हारे हवाले किया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे शादी की है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गुनाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे पापा को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। सुरुचि के आंखों में आंसू टपक रहे थे और मुझे उनके आंखों में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। मैंने सुरुचि को अपने सीने से लगा लिया।
वह एक बहुत प्यारी लड़की थी जिसे शायद भगवान ने इस तरह से मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी के रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी के रस्म शुरू की। मैं अपनी बीबी को गांव के लोगों की तरह सजता संवरता देखकर खुश हो रहा था। सुरुचि ने अपने पापा को फ़ोन करके बता दिया कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही है, तो सुरुचि के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव चले आए और वह भी हमारी शादी में शामिल हो गए। मेरे मालिक ने आते ही हाथ जोड़कर हम मुझसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह पता था कि कोई भी बाप या भाई अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स के साथ नहीं कर सकता जो बदकिरदार और बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो। यह बात जो मुझे अच्छी तरह से समझ आ गई थी कि अपने बच्ची की किस्मत के फैसले अपने बचपन में ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो ना जाने कौन सा रास्ता चुने या फिर उनके दिल में किसी और की मोहब्बत बन जाए। आप इस बात का पता नहीं लगा सकते और आपकी बहन या बेटी इतनी सस्ती नहीं है कि आप किसी बदकिरदार शख्स के हाथ उसकी शादी कर दो, या फिर क्या पता उसके दिल में किसी और की तस्वीर हो। कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपको और सुनने को मिले। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।